टिपू सुल्तान भारत की हिस्ट्री के सबसे जबरदस्त और प्रभावशाली लोगों में से एक माने जाते हैं। उनका नाम सुनते ही एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जो अपने समय से कई कदम आगे थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। वो एक रूलर, एक वॉरियर और एक विजनरी थे। टिपू सुल्तान ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सोच और नई सोच से भी अपने दुश्मनों को हरा दिया। लोग उनको उनकी हिम्मत, उनकी अक्लमंदी और ब्रिटिश के खिलाफ उनके लगातार संघर्ष के लिए जानते हैं। उन्होंने कभी भी अपने देश की आजादी के लिए पीछे नहीं हटने का फैसला किया। उनका नाम आज भी पूरे इंडिया में और बाहर भी लोगों को हैरान और रिस्पेक्ट से भर देता है। उनकी याद में हर साल हजारों लोग उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। 18वीं सदी में पैदा हुए टिपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान बने, जो कि साउथ इंडिया का एक पावरफुल किंगडम था। मैसूर उस समय एक समृद्ध और मजबूत राजा था, जिसका दर ब्रिटिश भी मानते थे। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा देशभक्त थे, जो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़े। उन्होंने अपनी सेना को हमेशा उत्साहित किया और खुद भी मैदाने जंग में उतरकर वीरता दिखाई। उनकी जिंदगी एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा से भरी हुई थी। हर मौत पर उन्होंने मुश्किलें झेली, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। बचपन से ही टीपू में कुछ बड़ा कर दिखाने की क्षमता थी। उनके पिता सुल्तान हैदर अली ने उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति की ट्रेनिंग दी थी। बहुत लोग उनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से बुलाते हैं। ये टाइटल उनकी तेजी, हिम्मत और जंग के मैदान में उनकी बेजोड़ लीडरशिप को दिखाता है। टाइगर उनका प्रतीक बन गया था, जो उनकी शौर्य और आजादी की भूख को दिखाता है। उनकी लेगेसी हीरोइज्म, इनोवेशन और बलिदान का मिक्स है। टिपू सुल्तान ने नए हथियार बनाए, रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने रजा में नए रिफॉर्म्स लाए। आज भी हिस्टोरियंस और आम लोग टिपू सुल्तान को एक नेशनल आइकॉन के रूप में याद करते हैं। उनकी कहानियों पर रिसर्च होती है और उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। इस ऐसे में हम टिपू सुल्तान की जर्नी देखेंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी आखिरी लड़ाई तक। हम समझेंगे कि कैसे एक आम बच्चा भारत का एक महान वीर बन गया। साथ ही हम उनकी जिंदगी के कुछ छुपे राज और अनकही कहानियां भी जानेंगे। उनके दुश्मनों के साथ उनके रिश्तों, उनकी फैमिली और उनके सपनों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे शासक की कहानी जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। टिपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक सपने, एक संघर्ष और एक विरासत की कहानी है। टिपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को देवानाहाली में हुआ था, जो आज के बेंगलुरु के पास है। उनके पिता सुल्तान हैदर अली एक मिलिट्री कमांडर थे, जो बाद में मैसूर के रूलर बन गए। उनकी मां फातिमा फखरुन्निसा, उनके बचपन में उन पर गहरा असर था। टिपू का बचपन राजाओं जैसा था, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड भी था। छोटी उम्र से ही टिपू को युद्ध कला, प्रशासन और भाषाएं सिखाई गई। उन्होंने पर्शियन, अरबिक, उर्दू और कन्नड़ा सीखी। उनके पिता ने इंश्योर किया कि टिपू को बेस्ट एजुकेशन मिले, किताबों से भी और बैटलफील्ड से भी। टिपू अक्सर अपने पिता को युद्ध की प्लानिंग करते, लड़ाई लड़ते और रज्जा चलाते देखते थे। उनका बचपन दूसरे राजकुमार जैसे नहीं था। वो सैनिकों और राजनीतिक लोगों के बीच पले बढ़े। हैदर अली के साथ मिलिट्री कैंप्स में जाकर टिपू ने असली युद्ध देखकर युद्ध की कला सीखी। टिपू की हिम्मत और तेज दिमाग ने सबको इंप्रेस किया बचपन में ही। इसी अलग तरह के अपब्रिंगिंग ने टिपू को एक जबरदस्त लीडर बनाया। अपनी जवानी तक वो ऑलरेडी फौज की कमांड और रजा के इंपॉर्टेंट काम संभलने लगे थे। उनका महान राजा बनना बचपन से ही तय था। हैदर अली के गुजर जाने के बाद 1782 में टिपू सुल्तान मैसूर के गद्दी पर बैठे थे। उनके पिता की मौत के बाद टिपू ने अपने परिवार और प्रजा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। ये समय मैसूर के लिए बहुत ही अहम था, क्योंकि रियासत कई मुश्किलों से गुजर रही थी। उनका राज्याभिषेक एक शानदार इवेंट था, जिसमें रियासत के नवाब, फौज और विदेशी मेहमान भी आए थे। राजमहल को रंग बिरंगी झलरों और फूलों से सजाया गया था। हर तरफ उत्सव का माहौल था और लोगों में नए राजा को देखने की उत्सुकता थी। टिपू सुल्तान ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया। उस समय मैसूर पर कई खतरे थे। ब्रिटिश, मराठा
और निजाम जैसे दुश्मन रियासतें हमेशा चालाकी से हमला करने की तलाश में रहती थी। लेकिन टीपू सब कुछ संभलने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को समझने और उनकी चालों का जवाब देने की योजना बनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। टीपू सुल्तान ने अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर नए युद्ध नीति और रणनीति बनाई ताकि मैसूर की सीमाएं सुरक्षित रहें। टीपू ने सुल्तान का टाइटल लिया और जल्दी ही एक और नाम मिल गया, टाइगर ऑफ मैसूर। ये नाम उनकी हिम्मत, तेजी और जुर्म के मैदान में उनकी दहत को दिखाता था। दुश्मन भी उन्हें इस नाम से पहचानने लगे थे। ये टाइटल सिर्फ एक सिंबल नहीं था। टीपू को बग बहुत पसंद थे और वो उन्हें बहादुरी की निशानी मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में टाइगर की क्वालिटीज, ताकत, चतुराई और निर्दयता को अपनाया। उनके सिंहासन पर भी टाइगर के डिजाइन बने थे और उनका खुद का निशान भी एक दहाता हुआ बग था। उनका रॉयल एम्बलम, उनकी कुर्सी और पैलेस की दीवारों पर भी टाइगर की तस्वीर मिलती थी। वो ये सिंबल अपने हथियार और झंडों पर भी लगाते थे। टीपू सुल्तान के तलवार, दल और आर्मी के यूनिफॉर्म पर भी टाइगर की छप थी, जो उनकी फौज को अलग पहचान देती थी। उनके प्रजा उनकी हिम्मत और दूरदर्शी सोच की वजह से उनकी इज्जत करते थे। लोग उन्हें अपना रक्षक और उन्नति का प्रतीक मानते थे। टीपू सुल्तान ने अपने लोगों के लिए नए कानून और सुधार भी लाए। ब्रिटिश और उनके साथी उनसे डरते थे, क्योंकि टीपू उन गिनते चुने भारतीय राजाओं में से थे जो ब्रिटिश को टक्कर दे सकते थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई जंगों में अपनी शौर्य दिखाई। उनकी बहादुरी की कहानियां पूरे इंडिया में फैल गई और यूरोप तक पहुंच गई। अखबारों, कहानियों और चित्रों के जरिए टीपू सुल्तान का नाम हर जगह गूंजता था। टाइगर ऑफ मैसूर अपने जीते जी एक लेजेंड बन गए। आज भी उनका नाम हिम्मत और आजादी की मिसाल के रूप में लिया जाता है। टीपू का राज्याभिषेक मैसूर के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। उनके शासन में मैसूर ने नए विकास और प्रगति के कदम उठाए। उन्होंने अपनी फौज और प्रशासन को मजबूत बनाया, आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी किया। टीपू सुल्तान ने नए हथियार, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन पर जोर दिया। उनका राज ग्लोरी और संघर्ष दोनों से भरा था। टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और उनका ये जुनून आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। टीपू सुल्तान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने मैसूर की सरकारी व्यवस्था में कई बदलाव किए। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को दोबारा ऑर्गेनाइज किया ताकि टैक्स लेना ज्यादा फेयर और आसान हो सके। उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, नई सिंचाई व्यवस्थाएं बनाई और ट्रेड को भी इंप्रूव किया। टीपू ने एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी खड़ी की। उन्होंने नए ट्रेनिंग मेथड्स लाए और एडवांस्ड हथियार भी इंपोर्ट किए। अपने सोल्जर्स को अच्छा पैसा देते थे और उनकी वफादारी भी पक्की करते थे। उनकी आर्मी में इन्फेंट्री, कैवलरी और रॉकेट आर्टिलरी भी थी, जो उस समय बहुत रेयर टेक्नोलॉजी थी। टीपू की मिलिट्री स्किल्स सबसे अलग थी। वो क्लेवर स्ट्रैटेजीज, अचानक हमले और मजबूत किलाबंदी से मैसूर को बचाते थे। उन्होंने इंपॉर्टेंट जगहों पर फोर्ट्स बनवाए और स्पाइस का नेटवर्क भी मेंटेन किया। उनकी नेवी समुंदर के किनारे पेट्रोल करती थी ताकि दुश्मन दूर रहे। उनके रिफॉर्म्स की वजह से मैसूर इंडिया के सबसे पावरफुल स्टेट्स में आया। टीपू का प्रशासन डिसिप्लिन और इनोवेशन के लिए जाना जाता था। उनकी लीडरशिप ने राइवल्स में रिस्पेक्ट भी पैदा की और डर भी। टीपू सुल्तान को अक्सर इंडिया में टेक्नोलॉजी का पायोनियर कहा जाता है। उनका नाम सिर्फ एक बहादुर योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील सोच वाले शासक के रूप में भी लिया जाता है। उन्होंने अपने समय में नए विचारों और टेक्निक्स को अपनाने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने युद्ध में रॉकेट्स का यूज करना शुरू किया था, जिसकी वजह से मैसूर अपने एडवांस्ड हथियारों के लिए फेमस हो गया। ये पहली बार था जब भारत में किसी ने इतने एडवांस्ड मिलिट्री रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था, जो दुश्मन की सेनाओं में भय पैदा कर देते थे। उनके इंजीनियर्स ने आयरन केस्ड रॉकेट्स बनाए जो युद्ध में काफी डैमेज कर सकते थे, और वैसे भी ये रॉकेट्स बाद में यूरोपियन आर्मीज को भी इंस्पायर किए। ब्रिटिश ने भी टीपू के रॉकेट्स का स्टडी किया और अपने मिलिट्री आर्सेनल में उनका वर्जन शामिल किया, जो बाद में कॉन्ग्रीव रॉकेट्स के नाम से मशहूर हुए। टीपू ने इंडस्ट्री और ट्रेड को भी प्रमोट किया। उन्होंने अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए रिफॉर्म्स लाए, जिससे लोकल आर्टिसंस और व्यापारियों को भी फायदा हुआ। उन्होंने सिल्क, हथियार, चीनी
और कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगवाई। मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री आज भी उन्हीं की देन है और उनके समय में ये शहर एक इंडस्ट्रियल हब बन गया था। उन्होंने फ्रांस, टर्की और पर्शिया में अपने राजदूत भेजे ताकि ट्रेड रिलेशंस स्ट्रांग हो सके। टीपू सुल्तान ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझा और अपने रजा के लिए नए बाजार तलाशे, जिससे मैसूर की इकोनॉमी और भी ज्यादा ग्रो हुई। उनका किंगडम अपना माल एक्सपोर्ट करता था और बाहर से नए आइडियाज भी लाता था। मैसूर के पोर्ट्स पर नए नए वस्तु और सोच आती थी, जो समझ को और भी प्रगतिशील बनाती थी। सामाजिक सुधार भी टीपू के दिल के बहुत करीब थे। उन्होंने अपने प्रजा की भलाई के लिए कई कदम उठाए ताकि सभी वर्ग के लोग एक साथ तरक्की कर सकें। उन्होंने कई अनुचित टैक्सेस हटा दिए और किसानों की मदद की। किसानों को बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने इरिगेशन और बीज वितरण जैसे कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने स्कूल्स बनवाए और अपने लोगों को पढ़ाई के लिए इनकरेज किया। शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराने का उनका सपना था, ताकि हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सके। वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाने जाते थे और मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी को सपोर्ट करते थे। उन्होंने हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया और उनके रिलीजियस साइट्स की सुरक्षा की। टीपू सुल्तान के राज में मैसूर ने साइंस, टेक्नोलॉजी और समझ में बहुत तरक्की देखी। उन्होंने नए इन्वेंशंस को अपनाया और रिसर्च को बढ़ावा दिया, जिससे मैसूर एक मॉडर्न रजा बन गया। उनके रिफॉर्म्स ने कई लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई और आने वाले राजाओं के लिए एक मिसाल छोड़ दी। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी उनके सुधारों और इनोवेशंस के रूप में जिंदा है, जो हमें प्रगति और सामाजिक एकता की तरफ प्रेरित करती है। टीपू सुल्तान की कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा सच में उनका ब्रिटिश के खिलाफ जंग है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि पूरा इंडिया उनके कब्जे में हो, लेकिन टीपू ने उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ 4 बड़ी लड़ाई लड़ी, जिन्हें एंग्लो मैसूर वॉर्स कहते हैं। पहली और दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू और उनके पिता ने ब्रिटिश को अच्छी खासी टक्कर दी। जब उनकी सेना कम थी, टीपू ने अपनी टैक्टिक्स और रॉकेट्स से दुश्मन को हैरान कर दिया।